गुड़गांव में क्या स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा होगा, नोएडा में क्या चल रहा होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज से 3 साल पहले जो हमारे साथ के लोग भी जॉब करते थे वो कोशिश करते थे यार गुड़गांव में मिले, क्योंकि सेम टैलेंट के आदमी को अगर नोएडा में 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, क्योंकि गुड़गांव के रेंटल्स महंगे, चीजें महंगी हैं, तो वहाँ उसे 5 लाख का पैकेज मिलेगा। डीएलएफ कमीलियाज था, 190 करोड़ का वहाँ पे पेंट हाउस बिका। तो मेरा यहाँ पे सवाल है, क्या डीएलएफ कमीलियाज जैसी या मंगोलियाज या अरालियाज जैसी जो चीजें हैं वो कभी हम नोएडा जैसे सेक्टर में देखेंगे? अगर किसी कंपनी के सीईओ का घर उसमें है, उसे कंपटीशन वाली मार्केट का बंदा नहीं देख रहा कि ये वर्थ इट है कि नहीं है। अगर हम प्लानिंग करें कि जिस तरीके की उसके अंदर एम्यूनिटीज हैं, जिस तरह की चीजें बन रही हैं, तो 5 साल के अंदर कैमेलिया से भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको नोएडा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप 1 करोड़ रुपए नोएडा में लेके आए तो आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, लेकिन वो आपको गुड़गांव में वैसी चीजें नहीं मिल पाएगी। फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान जो ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर हो चुका है, यहाँ आ रही है। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक, फिल्म सिटी बन रही है। तो नोएडा के अंदर ऐसी ऐसी प्लानिंग्स हैं जो गुड़गांव के अंदर नहीं है। लास्ट गवर्नमेंट्स हुआ करती तो बसती थी नोएडा में आने के लिए, आती नहीं थी। एक परसेप्शन था कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा की विजिट पे गया उसकी सरकार चेंज हो जाए। इस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से योगी ने तोड़ दिया। वो साल में 36 रूट लगाते होंगे अपने नोएडा के। थैंक यू सो मच प्रताप भाई, थैंक यू। यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर। आज के टाइम में नहीं सर, नहीं आप भी मुझे आफ्ताब भाई, एपी जैसे मन चाहे बुला लीजिए। तो मैं आपको यही बता रहा था कि रियल एस्टेट का ऐसा है ना कि अभी रिसेंट टाइम में इसके ऊपर इतनी चीज़ें देखने को मिलती है ना कि वो कहीं ना कहीं एक्साइट करती है। और पर्सनली मुझे अब ऐसा लगता है आज के टाइम में रियल एस्टेट ऐसा हो गया हुआ है कि पहले होता था कि बोरिंग है, समझ नहीं आता है, बट आजकल एक यंग इंसान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ रियल एस्टेट को देखना पसंद करता है। तो वो चीज़ें बहुत ज़ोर से आ रही हैं मुझे लगता है। एक्चुअली है क्या, आफ्टर पेंडेमिक ये चीज़ें काफ़ी निकल के आई हैं। पहले जो रियल एस्टेट था उसे 50 साल से ऊपर का जो आदमी होता था, घर का जिम्मेदार मुखिया, वो अपने पास जो कैपिटल बची हुई है उसे लगाता था, और वो सिर्फ लगा के छोड़ता था कि हाँ मेरे पास पैसा है, उसकी कोई प्रॉपर्टी बना लेता हूँ, फ्लैट बना लेता हूँ, या मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे पास फ्लैट हैं, अब तीसरे की बारी, तीसरा फ्लैट लेता हूँ। अगर वो कोई व्यापारी है तो अपने लिए एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ। दुकान का काम है, बढ़िया है तो एक दुकान ले लेता हूँ। इस टाइप का रेंटल इनकम, बस रेंटल इनकम भी अपने काम को चलाने के लिए ही बेसिकली इंसान काम कर रहा था। बट पिछले कुछ टाइम में यंगस्टर्स निकल के आए हैं जो लोग अदर्स जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक आपका एफडी में पैसे डाल रहे हैं, कोई एसआईपी कर रखी है, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं। वे यंगस्टर्स भी रियल एस्टेट के अंदर अपने आप को देखने लगे हैं, वे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स करने लगे हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक सही टाइम में प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैसा लगाते हैं, सही टाइम पे उसे निकाल लेते हैं, तो बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन उन्हें मिल जाता है। एक होता है ना कि लाइक मेरी एज 22 साल की है, मुझे 5 साल बाद शादी करनी है, नई नई जॉब लगी है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। उसके बाद एक छोटा सा पेमेंट प्लान मिल जाता है कि आपको 5-5 लाख रुपए करके देना है। तो उसकी एक 5 साल 6 साल के अंदर इतनी अच्छी कैपिटल बन जाती है जो किसी अदर मार्केट से बनना इतना पॉसिबल है नहीं। यही मैं इसी पे आ रहा था कि आज के टाइम में जैसा टैक्सेशन हो रहा है इंडिया की अगर बात करें, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना किसी एसआईपी म्यूचुअल फंड से बेटर होगा? मेरे हिसाब से तो हमेशा से ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी चीज़ है। होता क्या है, टैक्सेशन तो एक अलग पार्ट है, बट हम किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, लाइक हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम एफडीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, दैट इज़ कैपिटल गेन। 5 लाख की कोई चीज़ ली, टाइम के रहता है तो 10 लाख रुपए की हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ये मार्केट्स ख़राब है, इनके अंदर एप्रिसिएशन आता है, बट रियल एस्टेट सेक्टर ही इकलौता ऐसा सेक्टर है जो आपको ये एप्रिसिएशन तो देगा ही देगा, बट साथ में हर महीने एक रेंटल इनकम भी देगा। तो यहाँ हम 2 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। वो चीज़ें हमें ये फैसिलिटीज़ किसी दूसरी मार्केट्स के अंदर मिलती नहीं है। एग्जैक्टली, आपको इंतज़ार वहाँ पे करना पड़ेगा वहाँ चीज़ों इंतजार का, करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर वैल्यू गिरने का भी डर है। ये भी डर है। कुछ भी दूसरी चीज़, रियल एस्टेट शायद एक ऐसा फील्ड है जो वर्ल्ड वाइड नहीं चलता है। अगर रशिया में कोई दिक्कत आई है तो मुझे नहीं लगता रियल एस्टेट पे कोई खास असर पड़ेगा, बट आपकी स्टॉक मार्केट के आसपास ही घूमता है, म्यूचुअल फंड भी, एफडीज भी, आपका एलआईसीज भी, आपका गोल्ड भी। तो अगर पूरे वर्ल्ड में भी कोई दिक्कत आई ना, इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है, पर रियल एस्टेट पे ऐसा कोई खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं इन चीज़ों का। और इसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी प्रताप भाई कि जैसे अगर कहीं पे भी रोड बन रही है या कोई भी रेलवे की कनेक्टिविटी आ रही है, और आज के टाइम में हमने लास्ट के 5-8 साल में देखा ही था कि कितना रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है हर चीज़ को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक प्रूफ है उसका कि कैसे वहाँ पे जो लोकल थे उनको भी नौकरियाँ मिल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पे
ये क्या रोल प्ले करते हैं रोड कनेक्टिविटी या रेलवे कनेक्टिविटी, और अगर ज़्यादा बढ़ जाए एयरपोर्ट कनेक्टिविटी किसी मैं चीज़ को प्राइस इसमें बढ़ाने के लिए? आपको ना बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हम्म। होता क्या है, मैं ना बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। अब मेरे यहाँ के जो लोग हैं, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, तो इनकी इनकम है 10,000 15,000 रुपये, क्योंकि हमारे एरिया में फैक्ट्रीज़ भी छोटी हैं, उनकी इनकम भी कम है, तो एम्प्लॉयज़ उस तरीके से रखेंगे। बट हमारे एरिया में गाजियाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, जो अपने सेम काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ को 30,000 35,000 रुपीज़ के करीब एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। अब हमारे यहाँ पे एक रैपिड ट्रेन बनी है। इससे पहले अगर कोई बंदा बाई बस या बाई बाइक आना चाह रहा था गाजियाबाद, तो उसे 4 घंटे लगते थे, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में। अब रैपिड ट्रेन बनने से और जो अभी नए एक्सप्रेस वे बने हैं, अब आदमी 1 घंटे में आराम से पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मुजफ्फरनगर का आदमी रोज अप डाउन करके गाजियाबाद में जॉब कर सकता है। तो जो गाजियाबाद के फ्लैट्स के रेंट महंगे हैं, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड महंगा है, उस महंगाई से बच जाएगा और उस 15,000 की जॉब की जगह 35,000 की जॉब कर सकता है। तो उसकी खुद की इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ेगी उसकी, तो अपनी मार्केट में, अपने गांव में उस पैसे को खर्च करेगा, तो बेसिक सी बात है, वहाँ की इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो जो रोड्स बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और नई कनेक्टिविटीज़ बन रही हैं, ट्रेन बन रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, मेट्रो ट्रेन आ रही है, तो ये अर्बन के साथ साथ रूरल तक फ़ायदा पहुँचा रही है। हाँ, इसमें रूरल का ही मैं आपको बता रहा था। वैसे तो रूरल इतना नहीं है ये एरिया, जैसे आपका जो लेपर्ड ट्रेल है फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच वाला, तो वहाँ पे इतने कैफ़ेज बन गए, इतना वो ज़मीन उन्होंने रेंट पे दे दी जो वहाँ पे किसान थे, कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमाई बहुत बढ़ गई। वहाँ पे जब आप उनको जाके पूछो तो कहते हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। कहाँ उनको वहाँ पे, क्योंकि वो तो लैंड डेड हो रही है, धीरे धीरे बैरन लैंड हो रही है वो, तो वहाँ पे जब किसी ने इंफ्रा आके बना दिया तो उनका तो वहाँ पे रेंटल इनकम बन गई। एग्जैक्टली अभी भी होता क्या था, आज से अगर हम 50 साल 60 साल पीछे जाएं, तो कोई भी इंसान जाता था, लैंड का मतलब होता था वो एग्रीकल्चर लैंड लेगा। यार हम चेक करते हैं, यमुना के पास लैंड नहीं लेंगे, हम गंगा के पास लैंड लेंगे, पानी अच्छा होता है, तो यहाँ पे उपजाऊ जमीन निकल के आएगी, अच्छी किसानी होगी। फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि फार्मिंग भी करनी है, बेसिक चीज़ें तो में चाहिए, तो गवर्नमेंट भी जो प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, कोशिश करते हैं जो हमारा ग्रीन लैंड है, जो हमारी फार्मिंग अच्छी लैंड है, उस पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज इस तरह की कंस्ट्रक्शन ना की जाए। जो ये थोड़ी लैंड ऐसी है जिससे पहले कुछ काम नहीं हो रहा था, अब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया तो लोग आने लगे। अब लोग आएंगे तो वहाँ हर तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी होगा, वहाँ खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, वहाँ लोग बैठेंगे भी, तो उन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और इसमें अभी आज के टाइम में मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू भी काफ़ी बढ़ गई है, स्पेशली पोस्ट कोविड, कि वहाँ पे अब लोग ऐसा भी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड का प्राइस शायद किसी 2 या 3 BHK से भी ज़्यादा हो कुछ जगहों में। इसका आप क्रेडिट देंगे हम नितिन गडकरी जी को, जिस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर आज के टाइम में एक्सप्रेस वे घुमाए हैं, उसको क्रेडिट जाता है। होता है क्या है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, उसके पास में कोई भी एक्सप्रेस वे निकल जाए, अब लोग जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें रेस्टरूम तो चाहिए, रेस्टोरेंट्स भी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जब लोग रहने लगेंगे, कोई ना कोई फैक्ट्रीज लग जाएंगी, फैक्ट्री लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आएगा तो आसपास वहाँ रहने के लिए सोसाइटीज़ बनेंगी, फिर स्कूल कॉलेजेस भी चाहिए। तो अभी वो लैंड खाली है, सिर्फ एक्सप्रेस वे निकला है, अब नई सिटी बसनी है। तो होता क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी जगह को देखते हैं, देखने के बाद वो लैंड को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो इनिशियल टाइम में उसकी सप्लाई तो बहुत कम होती है, किसान तो लिमिटेड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक्सप्रेस वे बना है उससे 100 किलोमीटर दूर की प्रॉपर्टी के भी दाम होंगे, जो एक्सप्रेस वे बना है उससे 2 से 3 किलोमीटर की प्रॉपर्टी के आसपास के दाम ज़्यादा होंगे। तो लिमिटेड लैंड हो गई है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए उस एग्रीकल्चर के रेट बहुत अच्छे पहुँच जाते हैं। और इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इतने बड़े बिल्डर्स के साथ भी काम करते हैं या उन्हें एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पे एक बिल्डर किसी जगह को देख के ये कैसे डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा बनाऊंगा? कैसे आप गुड़गांव भी देख लीजिए, गुड़गांव तो एक ज़मीन थी जहाँ पे बस वो थे आपके फॉरेस्ट था, जंगल था वो एरिया, कोई आया वहाँ पे DLF से, उन्होंने फिर देखा ये सब बन सकता है, ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनेगी। तो ये बिल्डर कैसे ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं और उसके बाद वो इतना बड़ा एसेट बन जाता है फ्यूचर? एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट्स की प्लानिंग है। जैसे कोई स्टॉक मार्केट है, पैसे लगाता है, तो बहुत सा लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे पैसे डूब गए, ये आपने बहुत सुना होगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो स्टडीज़ कर रहे हैं कि क्या डिमांड है आज की तारीख में, मार्केट के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। कि यार टाटा की गाड़ियाँ अच्छे लुक्स आ रहे हैं, टाटा की गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं,
तो उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस कंपनी से लोन उठा रही है, फ्यूचर प्लानिंग्स इनकी कैसे है। उसके बाद जो आदमी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता है वो रेयर ही उसमें दिक्कत आती है। सिमिलरली जब कोई बिल्डर आता है तो ऐसे ही कहीं भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, यहाँ कौन कौन सी कंपनीज आने वाली हैं, वहाँ की जो अथॉरिटी है वो कैसे काम कर रही है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आने वाली है, कौन कौन से बिल्डर्स को उसने ऑलरेडी इनविटेशन भेज दिया है कि आप इस लैंड पे आके बिड करो, आगे चीज़ लेके आओ। उसके अकॉर्डिंग जो 10 साल बाद का फ्यूचर है जो जनता को नहीं पता होता बेसिकली, उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। जब तक वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है तब तक बिल्डर पे अपना काम स्टार्ट कर देता है। इनिशियली स्टार्ट करता है तो लैंड पे सस्ता मिलता है, सस्ता मिलता है तो उन्हें अच्छी वैल्यूज़ मिल जाती है फ्यूचर में आने वाले टाइम में। हम्म। और इसमें बायसनेस भी आती है क्योंकि अब आप देखिए अगर जैसे गुड़गांव या नोएडा है तो गुड़गांव में क्या स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा होगा, नोएडा में क्या चल रहा होगा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि आईटी सेक्टर तो यहाँ पे भी है, उल्टा यहाँ तो बेटर कनेक्टिविटी है गुड़गांव से। तो फिर ये प्राइस का डिफरेंस इतना बड़ा कैसे आता है? प्राइस का डिफरेंस है, कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। आज एक आईटी का बंदा आता है, बेसिकली गुड़गांव को आईटी कंपनी से चला रही है, नोएडा में उतनी आईटी कंपनीज अभी है नहीं, धीरे आहिस्ता धीरे आ आहिस्ता रही है। धीरे धीरे आ रही। अब तो फिर भी पैकेजेस काफ़ी सिमिलर होने लगे। अदरवाइज आज से 3 साल पहले जो हमारे साथ के लोग भी जॉब करते थे वो कोशिश करते थे यार गुड़गांव में मिले, क्योंकि सेम टैलेंट के आदमी को अगर नोएडा में 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, क्योंकि गुड़गांव के रेंटल्स महंगे, चीज़ें महंगी हैं, तो वहाँ उसे 5 लाख का पैकेज मिलेगा। अब कोई इंसान 5 लाख कमा रहा है, एक इंसान 3.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो 3.5 लाख के हिसाब से उस मार्केट के अंदर खर्च कर रहा है, एक 5 लाख के हिसाब से खर्च कर रहा है। अब जहाँ की इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा है वो मार्केट तो बूम करेगी करेगी, क्योंकि पैकेजेस लोगों की इनकम में डिफरेंशिएट है। नोएडा के मार्केट के अंदर थोड़ी कम इनकम वाले लोग थे और गुड़गांव में ज़्यादा हायर पैकेजेस थे, इसलिए गुड़गांव की मार्केट ज़्यादा ऊपर चली गई रेट वाइज और नोएडा की कम रहेगी। बट जैसे अब कंपनीज आई और रेट अच्छे गए तो हम भी कम्पीट कर रहे हैं गुड़गांव से। आज यहाँ पे 30 करोड़ 32 करोड़ के फ्लैट्स बिकने स्टार्ट हो गए हैं, जो आज से 2 साल पहले 5 करोड़ 6 करोड़ के बिका करते थे। अब जैसे अगर आप गुड़गांव में देखिए तो जो डीएलएफ कमीलियास था 190 करोड़ का वहाँ पे वो आपका पेंट हाउस बिका। तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि वो तो वहाँ पे कंपटीशन उनका चलता ही रहेगा, क्या डीएलएफ कमीलियास जैसी या मंगोलियाज या अरालियास जैसी जो चीज़ें हैं वो कभी हम नोएडा जैसे सेक्टर में देखेंगे? एक्चुअली प्लानिंग तो उससे भी बड़ी बड़ी है, बड़े से कमेलियाज हो गया, ये लोकेशन से नहीं है, गुड़गांव से नहीं है, एक्चुअली वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अगर किसी कंपनी के सीईओ का घर उसमें है तो उसे कंपटीशन वाली मार्केट का बंदा नहीं देख रहा कि ये वर्थ इट है कि नहीं है, मुझे भी लेना है। सप्लाईज बहुत कम है, फिर से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए रेट बढ़ते जा रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया वो चीज़ें। अगर हम प्लानिंग करें कि जिस तरीके की उसके अंदर एम्यूनिटीज़ हैं, जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो 5 साल के अंदर कैमेलिया से भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको नोएडा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आज के टाइम में नोएडा के अंदर शोभा ऐसा बड़ा बिल्डर आ चुका है जो पहले सिर्फ साउथ के अंदर काम करता था, गुड़गांव के अंदर काम किया है, अब नोएडा के अंदर आ चुका है। प्रेस्टीज अभी आया है, M3 ने आके काम स्टार्ट किया है, मैक्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, L&T आ गया है। तो बहुत सारे बड़े डेवलपर्स अब नोएडा के अंदर आने लगे। इससे पहले सिर्फ नोएडा के जो रीजनल डेवलपर्स थे, जैसे सुपरटेक हो गया, इनके नाम आपने सुने होंगे, तो ये गुलशन हो गया, ये यहीं के बिल्डर है, यहाँ से निकल के बाहर नहीं जा रहे थे। बट ऐसे बिल्डर जो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, जो बाहर विदेशों में दुबई वगैरह में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, वो नोएडा के अंदर आने लगे, तो सेम टाइम कल्चर वो यहाँ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या लोकल बिल्डर्स कभी ट्राई करते हैं कि वो बाहर से मार्केट से लोगों को ना आने दें कि उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी? यार मैं खुल के तो नहीं कहूँगा इस बात को, बट ये होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर उसकी मोनोपोली कम होगी तो उसके सेल्स में इम्पैक्ट तो आएगा आएगा, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस कम है, दूसरे का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करके सेम माल को कम रेट में बेच सकता है। अब कंपटीशन ही नहीं है तो उसकी मर्जी हो किसी रेट पे किसी माल को बेचे, तो वो नहीं चाहता उसका कंपटीशन है, उसकी मोनोपोली खत्म हो। और ये हर एक मार्केट का काम है, सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं है, अदर मार्केट्स में हमें देखने को मिलता है। और हम कायदे से अगर ऐसे देखें तो नोएडा हम अभी ऐसा भी मान सकते हैं कि ऐसी जगह हो सकती है कि अगर वहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा आरओआई आगे मिल सकता है। गुड़गांव में आपको शायद जो आप अगर आप 1 करोड़ रुपए नोएडा में लेके आए तो आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, लेकिन वो आपको गुड़गांव में वैसी चीज़ें नहीं मिल पाएगी। एग्जैक्टली नोएडा के अंदर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है, अभी काम होना स्टार्ट हुआ है। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है यहाँ की पॉलिसी से बहुत अच्छा काम कर रही है, और फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान है जो ऑलरेडी गुड़गांव के अंदर हो चुका है। वहाँ का एयरपोर्ट आ चुका है, वहाँ लोग बस चुके हैं, जो आईटी कंपनीज आनी थी वो आ चुकी हैं, यहाँ आ रही हैं। यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक है। फिल्म सिटी बन रही है। तो नोएडा के अंदर ऐसी ऐसी प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की भी और अदर चीज़ों की जो गुड़गांव के अंदर नहीं है।
तो आज के टाइम में पैसा लगाओगे तो उससे ज़्यादा पोटेंशियल तो किसी सिटी के अंदर है ही नहीं आज की तारीख में। और मुझे लगता है फिर यहाँ पे बस जो चीज़ सुधरने वाली होगी वो छवि होगी, जो मुझे लगता है लोग ही सुधार पाएंगे। एक्चुअली अब तो छवि हो चुकी है तो खत्म। काफ़ी हद तक तो हाँ। पिछले 10 साल पहले जो डर था लोगों को अब वो नहीं है। और बेसिकली जो यहाँ के लोकल लाइट्स भी हैं उनके अंदर ही बहुत सुधार है। अब वे लोग बिजनेस में इंडल्ज हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे नॉन लोग हैं जो अपने अच्छे रियल एस्टेट के अंदर पीजी बना के काम कर रहे हैं, ठीक है, अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स में प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं। बिल्डर बड़ा है पर जॉइंट वेंचर में लैंड देके प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, तो वे लोग भी काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जो स्टार्टिंग था, नया नया पैसा आया था, लोगों ने देखा नहीं था, क्योंकि बेसिकली लैंड से कंपनसेशन मिल रहा था तो पैसा आ रहा था। उस चीज़ को सही होता है, हर इंसान का काम होता है कि गंजे को नाखून मिल गए तो सिर फाड़ेगा फाड़ेगा। तो सेम कंडीशंस थी उस टाइम की, बट अब वो चीज़ें ढलाई पे हैं। और नोएडा के अंदर ऐसी दिक्कतें भी नहीं आती। और यूपी की कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग कानून व्यवस्था आज की तारीख में, आप इजीली इन चीज़ों को नहीं कर सकते हो। फिर सेकंड चीज़ और है, इसका मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो लास्ट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी वो बस्ती थी नोएडा में आने के लिए, बस्ती थी, आती नहीं थी। लोगों के अंदर एक परसेप्शन था कि अगर मुख्यमंत्री नोएडा की विजिट पे गया तो उसकी सरकार चेंज हो जाएगी। इस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से योगी जी ने तोड़ दिया है। वो साल में 36 रूट लगाते होंगे अपने नोएडा के, और बैक टू बैक सेकंड टर्म आ भी गया। तो जब कोई स्टेट का मिनिस्टर ही आके नहीं देखेगा इतने पोटेंशियल सेक्टर को, इतने पोटेंशियल शहर को जो बिल्कुल राजधानी के बराबर में खड़ा हुआ है, ठीक है, आगरा जैसे बड़े टूरिज्म के पास में खड़ा हुआ है, तो कैसे उस देश को हम बसाएंगे। पर वो चीज़ें अब चेंज हो रही है। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक टाइम ऐसा भी होता था कि वहाँ पे अगर आप आ रहे हो ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ, या नोएडा से आप ग्रेटर नोएडा जा रहे हो, कितना डर लगता था, हादसों का डर लगता था, स्टैबिंग हो जाती थी, गाड़ी कोई रोक लेगा। तो मुझे लगता है अब कई हद तक ये बीच में प्रोजेक्ट्स भी इतने आ गए, गौर सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स आ गए बीच में, जिस वजह से वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई और कमर्शलाइज या रेजिडेंशियल बन रही है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली था क्या, पहले एक तो जंगल था, अब जंगल में तो चीज़ें होंगी ही। लोग बेरोजगार थे तो इसी तरीके से इनकम अपनी अर्न कर रहे थे। आज के टाइम में जंगल खत्म हो गया है, चीज़ें कमर्शियल बन गई, रेजिडेंशियल बन गई हैं, जॉब क्रिएट हो गई हैं, वे लोग भी अपने काम में लग गए। तो आज के टाइम में दिक्कतें हैं नहीं। आज के टाइम में जो मेन सिटीज़ के जो एक्सप्रेस वे हैं उन पर इतनी जगह भी नहीं है, आप 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी भी नहीं कर सकते, ट्रैफिक लग जाता है। तो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं रही कि हम कुछ ऐसा गलत देखें हम मार्केट के अंदर। और इसमें ग्रेटर नोएडा एज अ शहर आपको कैसा लगता है? जैसे नोएडा आप देखते हैं, नोएडा तो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, लेकिन फिर कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि आप ग्रेटर नोएडा जैसा जो शहर है, एक तो इतना दूर हर जगह से, उसके बाद वहाँ पे सिनेरियो जो सेफ्टी वाला है वो कहीं ना कहीं अभी दिमाग में लोगों के आता ही आता है, और उसके बाद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इतने दूर दूर है, आसपास नहीं है। अगर आप जो ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट प्लानिंग है। नोएडा से ज़्यादा ग्रीन एरिया ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको मिलेगा। तो इसमें दो मत हैं। एक लोग ये मानते हैं कि दूर दूर रेजिडेंशियल्स हैं, उतनी बसावट नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा हो सकता है। सेकंड, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से आके नोएडा रुकना ही नहीं चाहते, वो सीधे ग्रेटर नोएडा रुकना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि आज दिल्ली में तो सेम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, भीड़ ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो नोएडा में क्यों ले, हमें ग्रीनरी ज़्यादा चाहिए, खुली रोड चाहिए, हमें ट्रैफिक से बाहर निकलना है, तो लोग ग्रेटर नोएडा जाते हैं। मैंने एक क्लास देखी है, लाइक आर्मी पीपल, उनकी फर्स्ट पसंद है आपका ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ऐसा है? वो छोड़ के आर्मी के बाद वो सिटीज़ के अंदर नहीं रहना चाहते, वे लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ ज़्यादा लेते हैं। मैंने अगर आज तक 50 लोगों को आर्मी के लोगों को प्रॉपर्टीज़ बेची होंगी तो 35 लोगों ने ग्रेटर नोएडा पसंद किया होगा, क्योंकि खुला खुला है, खुला खुला एरिया, ग्रीन एरिया ज़्यादा है, और सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इसलिए उन लोगों की पसंद ज़्यादा है। क्या ग्रेटर नोएडा कैपेबिलिटी लगता है इतनी कि ये नोएडा से अलग अपना एक शहर टाइप का एस्टैब्लिश कर दे कभी आगे जाके? जो लोग इस तरीके से देखते हैं ना पूरे पूरे गौतम बुद्ध नगर को कि ग्रेटर नोएडा अलग है, नोएडा अलग है और आपका यमुना अलग है, उन लोगों को इस तरीके से देखना बंद कर देना चाहिए। बेसिकली जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है वो यमुना, ग्रेटर नोएडा, नोएडा तीनों चीज़ों को लेके करती है। ओखला भी, जो आपका यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया वो इंडस्ट्रियल हब के लिए बनाया गया, वहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। इंडस्ट्रीज के बाद जो ट्रांसपोर्ट का हब बनाया गया वो ग्रेटर नोएडा बनाया गया। जो आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में सुनते होंगे, उसकी स्टार्टिंग ग्रेटर नोएडा से हुई है। बुढ़ाकी जंक्शन बनाया गया, पावर स्टेशन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सारे लॉजिस्टिक्स हब वहीं बनाए गए हैं। अब इंडस्ट्रीज लग गई हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जगह मिल गई है। तो जो नोएडा आपका बनाया गया वो कॉर्पोरेट हाउस बनाया गया है। आप एक्सप्रेस वे पर जितनी चमकती हुई बिल्डिंग देखते होंगे, नए नए लॉन्चेस आ रहे हैं, सब बहुत फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो कॉर्पोरेट को लाने के लिए तो बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। ग्रेटर नोएडा कॉर्पोरेट नहीं आएगा, वहाँ पे
आपका ट्रांसपोर्ट ही आएगा। ट्रांसपोर्ट से मतलब क्या मतलब? लॉजिस्टिक हब्स, वेयर हाउसेज, हम्म जिससे हमको जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें कर रहे हैं यमुना पे, उन्हें वहाँ से लोड करके आगे भेज सकें। समझ रहा हूँ। और इसमें अगर अभी हम दिल्ली की बात करें, अब सब लोग तो यही लेके बैठ गए कि दिल्ली बहुत ही महंगी है, कभी हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे, और सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की, लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है। लेकिन उसमें भी पता नहीं है डीएलएफ अमालियाज जैसी बिल्डर जो है वो लोग आ रहे हैं और करोल बाग में 4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। एक्चुअली है क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हम्म जो अपने एड्रेस वैल्यू को बहुत मानते हैं। पर करोल बाग की क्या वो एड्रेस वैल्यू है कि वहाँ पे दिल्ली डीएलएफ जैसा बिल्डर आ रहा है? दिल्ली लग गया ना नाम में, अच्छा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि दिल्ली लग गया। दिल्ली में अगर मैं सेम फैसिलिटीज़ मिल जाए, क्योंकि देखो अगर बिल्डर आएगा तो वो इतनी अम्यूनिटीज़ तो देगा कि हाँ स्ट्रीट कार पार्किंग नहीं होगी, बेसमेंट तो आपके लिए बनाएगा, एक स्विमिंग पूल भी बनाएगा, एक पार्क भी बनाएगा। वो बात अलग है कि यहाँ पे खुले खुले बन जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो। जो आपका क्लब हाउस बन रहा है वो चाहे टावर्स के नीचे ही हो, सेपरेट ना हो, बट वो एम्यूनिटीज़ देने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि हम नोएडा नहीं जाएंगे, हम यूपी का एड्रेस नहीं लेंगे, या हमें हरियाणा का एड्रेस नहीं लेंगे, हमें दिल्ली का एड्रेस ही चाहिए। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अप्रोच है, और ऐसे लोग बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, तो उनके लिए भी इन्वेंट्रीज कम है। क्या वेस्ट या ईस्ट दिल्ली में कोई ऐसी जगहें है जो अब आने वाले टाइम में रियल एस्टेट या कमर्शियल या हाउसिंग की वैल्यू में बूम करने वाली है? ना, मुझे नहीं लगता दिल्ली में कभी कोई प्रॉपर्टीज़ बूम करेंगी। एंड यूज़ पर्पज से आप ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ना साउथ दिल्ली है, ना ही आपका ईस्ट दिल्ली है, ना ही आपकी वेस्ट दिल्ली है। साउथ दिल्ली भी नहीं? साउथ दिल्ली भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेंटल्स महंगे हैं, बट उसकी कॉस्ट भी तो बहुत महंगी है। तो जिस दिन आप ROI निकालने के लिए बैठोगे तो ROI निकलेगी नहीं, 2% 3% से ऊपर की ROI नहीं आएगी आपकी। वेस्ट दिल्ली में थोड़ी बहुत पोटेंशियल हम मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एरिया में बाद का मिल जाता है, जंगल है, तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। तो हो सकता है हरियाणा वाला आके थोड़े बहुत अप्रोच कर सकें, हाँ, रहना उसमें स्टार्ट कर जैसे सकें। रमेश नगर जैसे है, रमेश नगर उस जैसे पे एरिया हो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है लोगों इस की। दिल्ली में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस दिल्ली निकलते ही गाजियाबाद आ जाता है, इंदिरापुरम आ जाता है। इंदिरापुरम ऑलरेडी डेवलप्ड हो रहा है, तो लोग वहाँ से निकल के ऑलरेडी इंदिरापुरम में बस रहे हैं, तो यहाँ जगह नहीं है। वेस्ट दिल्ली फिर भी हम एक चांस ले सकते हैं। बट ओवरऑल दिल्ली में स्कोप नहीं है। वो स्कोप नहीं है जो और नोएडा मार्केट या गुड़गांव मार्केट के अंदर है। और इवन अगर लेट से अगर कोई आज के टाइम में किसी के पास अच्छी खासी वेल्थ आ गई इतनी कि वो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, तो भी आप उनको जोरबाग जैसी जगह रिकमेंड नहीं करेंगे, आप बोलेगे आप गुड़गांव या नोएडा में कहीं अपनी मैं जगह उनसे सिंपल ही कहूँगा, भाई आप नोएडा के अंदर आओ और नोएडा के अंदर एक बेहतरीन कमर्शियल लो, क्योंकि नोएडा एक ऐसा शहर है जिसके अंदर हर एक चीज़ बड़ी प्लानिंग के साथ बन रही है। गुड़गांव के अंदर भी प्लानिंग के साथ नहीं है। किसान से लैंड लेता है, उसका बिल्डर चाहता है मैं यहाँ कमर्शियल बनाऊँ कि रेजिडेंशियल बनाऊँ। नोएडा अथॉरिटी यहाँ डिसाइड करती है कि आपको कमर्शियल बनाना है, रेजिडेंशियल बनाना है, या आपको इंस्टीट्यूशनल बनाना है, या यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगनी है। तो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि यहाँ पे कितनी जनता आएगी और उसके लिए कितना कमर्शियल रिक्वायर्ड है, कितना रेजिडेंशियल रिक्वायर्ड है, कितना इंस्टीट्यूशनल रिक्वायर्ड है। तो एक्सेस यहाँ कभी होना ही नहीं। और पोटेंशियल इतनी है सिटी के अंदर, आज बनने को तो बहुत सारे मॉल बन गए हैं, पर बेसिकली 2 ही मॉल हैं जो प्रॉपर बन के चल रहे हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्यूपेंसी आ चुकी है, नोएडा की बात सारे कर रहे ब्रांड आ चुके हैं नोएडा के अंदर। तो एक DLF है और एक आपका गोल्ड सिटी मॉल है। संडे और सैटरडे के दिन दोनों जगह आप जाके विजिट कर सकते हो। दोनों जगह 1 किलोमीटर पहले गार्ड खड़ा हो जाता है कि पार्किंग फुल है, आप हमारे मॉल में मत आओ। तो जिस मार्केट के अंदर इतनी पोटेंशियल हो, वहाँ से बाहर निकल के आप दिल्ली या गुड़गांव जाओ तो बेवकूफ़ी होगी। एक अच्छा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का आइडिया तो नहीं है। क्योंकि अब वही है ना, आज भी अगर आप देखें शायद कोई एस्पायरिंग मिडिल क्लास जिसको हो कि मैं अमीर बनूं, चाहेगा कि मैं जोरबाग या फिर ऐसे साउथ दिल्ली में कहीं लूं, मेरे को दिल्ली का वो पॉश दिल्ली में वो बस एरिया वो चाहिए। दिल्ली क्रेज के चक्कर में ले लेगा। हाँ, तो वही वाली इन्वेस्टमेंट हो गई। एक नई कंपनी आई, बहुत अच्छा आइडिया है, लाइक किसी ने पेटीएम के अंदर पैसे लगाए होंगे, बहुत अच्छा कमाया होगा, फ्लिपकार्ट ने लगाया, बहुत अच्छा कमाया होगा, मैं MRF के टायर में लगा लेता हूँ, तो नहीं कमा पाएगा ना। पर क्रेज है कि MRF बहुत बड़ी कंपनी, मुझे MRF के अंदर लगाना है, तो नहीं कमा पाया। हमें अगर अच्छा पैसा कमाना है तो हम एक पोटेंशियल स्टार्टअप ढूंढना पड़ेगा, उसके अंदर पैसा लगाएंगे तो ग्रो करेगा ही करेगा। और ये बिल्डर्स आजकल ये डिमांड को कैसे देख रही है जो अल्ट्रा लग्जरी की डिमांड आ गई है? इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में एक तो छोटी उम्र में लोगों को हाई पेइंग जॉब्स मिलना अब शुरू हो गई है आज के टाइम में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इंसान के दिमाग में आ रहा है कि मैं पैसे कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, फिर रात में जब मैं थक हार के अपने घर आ रहा हूँ तो मेरा व्यू बढ़िया हो, दुबई टाइप व्यू हो, न्यूयॉर्क टाइप व्यू हो, फॉरेन टाइप व्यू हो, उस टाइप की चीज़ें हो। तो एनसीआर के बिल्डर्स इस चीज़ को कैसे देखते हो, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं? इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सेम तरह की प्रॉपर्टीज़ बनाएं। अब पूरा अर्बन कल्चर आ रहा है, अर्बन कल्चर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं बहुत बार, पर यहाँ मैं उनसे
सपोर्ट भी करना चाहिए। ये अर्बन को देख के तो आज के टाइम में यंगस्टर्स हैं हमारे जो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बन रहे हों या अदर कोई एक्टिविटी कर रहे हों, या आज के टाइम में जो राजस्थान रॉयल्स में लड़का है कल 100 मारा है, इस तरीके जो लोग निकल के आ रहे हैं ये सब बाहर देख के तो आ रहे हैं। अदरवाइज पहले माइंडसेट क्या होता था, पूरी स्कूलिंग करेंगे, कॉलेज करेंगे, 25 साल की उम्र में तो इंसान सोचता था कि अब कमाना स्टार्ट करूंगा, और 14-15 हज़ार रुपये की जॉब से स्टार्ट करता था वो इंसान। तो पैसे उतना नहीं था। आज के टाइम में यंगस्टर्स के पास पैसा आता है और उसके बाद रिस्क लेने का टाइम भी होता है। रिस्क लेने टाइम होता है तो अपनी साइड लग्जरी को निभाता है कि मैं ये भी लूँगा, मैं वो भी लूँगा, ट्राई करके देखूंगा। ट्राई करके देखता देखता भी, गिरता पड़ता भी 35 तक संभल जाता है। 35 में पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती थी लोगों की। तो इसीलिए लग्जरी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए अर्बन चीज़ें सोच के भी आ रहे हैं। घूम भी तो लेते हैं, पहले ट्रैवल इतना करते कहाँ थे। ट्रैवल क्या होता था पहले के लोगों का, तो माइंड सेट भी होता है कि 50 साल हो गए, रिटायरमेंट ले ले, अब ट्रैवल करना स्टार्ट, वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे, अब वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे। आज के टाइम में लोग क्या निकलते हैं, बल्कि पेरेंट्स भी बोलने लगे तू 20 साल की उम्र में निकल भाई, तू सीखेगा, तू सोचेगा। हर एक इंसान हमें कहता है MBA करने से बेहतर है आप 8-9 देश घुमाओ, आपको एक्चुअल चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। तो हमारे यंगस्टर्स भी और हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ को अब बढ़ावा दे रहे हैं, जो पहले नहीं थी। अब बढ़ावा दे रहे हैं, कोई चीज़ नई देख के आ रहे हैं तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो बिल्डर्स के बच्चे हैं वही बाहर पढ़ के आ रहे हैं, कोई नई चीज़ देख के आ रहे हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट हो रही है, उतना तो नहीं आया अभी कि सेम तरह की प्रॉपर्टीज आ जाए, उतना पैसा भी शायद अभी नहीं है हमारे लोगों के पास, बट हाँ काफ़ी हद तक मैच हो रही हैं चीज़ें। आने वाले 10 साल के अंदर सेम टाइप ऑफ कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि क्या ये बिल्डर्स को ये डर सताता है कि आज के टाइम में क्या हो गया, अब जैसे दुबई है, हर कोई इंसान चाहता है क्योंकि वहाँ इनकम टैक्स है नहीं, आपको कोई टैक्स एडिशनल इतना देना नहीं है, तो मैं जाऊँ प्रॉपर्टी खरीदूँ दुबई में और वहाँ पे जाके सेटल हूँ, या फिर एटलीस्ट प्रॉपर्टी ले लूँ, कल को कुछ हो गया यहाँ पे तो जो ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है, क्या बिल्डर्स को ये डर सताता है कि ऐसा ना हो कल को बहुत सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए और यहाँ की मार्केट हिल जाए? एक्चुअली है क्या, हमारे यहाँ पे टैक्सेस ज़्यादा है, वहाँ पे टैक्सेस कम है ही नहीं एक्चुअली, है ही नहीं है। हाँ। और ये एक तरह का मिथ है मार्केट के अंदर, वहाँ टैक्सेस नहीं है, पर जो इंडियन वहाँ जाके प्रॉपर्टीज लेगा उनके ऊपर टैक्सेस हैं। जो आज के टाइम में यहाँ बता रहे हैं कि मैं आपके पैसे ऐसे घुमा दूंगा और ऐसे पैसे ले जाऊंगा वहाँ पे आपके, और फिर आपको प्रॉपर्टी दिला दूंगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सस्ते मिल जाएंगे, सब बेकार के मिथ है। वहाँ का पूरा डेटा भी इंडियन गवर्नमेंट के पास आता है कि कौन कौन बंदा प्रॉपर्टीज में पैसे ले रहा है, कैसे कैसे पैसे आ रहे हैं। तो जो हम विदेश में जाकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके ऊपर तो टैक्स लगता है। हम इंडियन गवर्नमेंट में भी उतारे हैं, और हमें सिटीजनशिप थोड़ी मिली, हमें तो गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, गोल्डन वीज़ा मिला, सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, और हम यहाँ के छोड़ के हमेशा के लिए वहाँ रहने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इस तरह के मार्केट के अंदर जो छोटी मोटी क्लिप्स चलती है ना, तो लाइक पहले एक ऐड आता था कि मारुति स्विफ्ट स्टार्ट फ्रॉम 5,49,000 रुपीज़, लेने के लिए गए तो पता चला एक्चुअल में वहाँ 8 लाख कि की भाई है। तो 8 लाख 9 लाख रुपए की बहुत सारी लग गई। तो सेम तरीके से जब कोई अपनी मार्केटिंग एड्स बनाता है, वो कहता है टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज ले जाओ बाहर के लिए, बाहर के लिए। हाँ। अब फिर जब आप बैठोगे ऑन टेबल, कहना यहाँ का तो टैक्स फ्री है बट आपको ये वाला तो देना ही पड़ेगा। वो ऑन टेबल बातें होती हैं, क्योंकि आप इंडिया से हो, आपको क्योंकि देना आप इंडिया पड़ेगा। से हो। तो झूठ वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बता भी रहा है, हाँ, बट लोगों को लग रहा है कि यार लेंगे तो दुबई में ले लेंगे, वहाँ टैक्सेस कम मिलेंगे शायद, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अभी। हाँ। तो फिर ये टैक्सेस का गेम दुबई में चलता कैसे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी ले ली दुबई में, मान लेते हैं कि इंडिया के हिसाब से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, तो मैं टैक्स अब दुबई की सरकार को दूंगा या मैं भारत की सरकार इंडियन को दूंगा? गवर्नमेंट्स को, अच्छा, जो हमारी इनकम है उसके ऊपर हम इंडियन गवर्नमेंट्स को टैक्स देंगे। जो विदेशों में प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, कभी हम वहाँ से बेच के आएंगे, उसका पैसा भी हम इंडियन गवर्नमेंट्स को देंगे। कैपिटल गेन तो हमारे ऊपर लगता ही है। अच्छा, वो अभी भी रहेगा चाहे आप हाँ। बाहर भी लीजिए? कहीं भी लो, और अच्छी गवर्नमेंट है हमारी, अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके ऊपर तो टैक्स, UPI के ऊपर टैक्सेस लगने स्टार्ट हो गए। आप 2000 के ट्रांजैक्शन के आप ऊपर। प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा लोग आप प्रॉपर्टीज़ लेने लगे तो गवर्नमेंट ने दिख जाएगा, तो बहुत बढ़िया रूट है टैक्स लेने का। तो सेम डे लगाना, और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे उसके ऊपर। तो ऐसी कोई डिमांड टैक्सेस के कारण तो नहीं आनी है विदेश की तो प्रॉपर्टी। कोई भी अगर बिल्डर या फिर ऐसे इंस्टाग्रामर्स अगर हमें बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स की तो उसके प्रॉपर्टी फ्री आपको मिल सकती है, ये टैक्स फ्री प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको, तो वो गलत है। तो अपने CA से बात करके प्रॉपर की जानकारी ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे किसी वीडियो के चक्कर में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। जी। और दुबई के अलावा क्या और भी ऐसे बाहर की नेबरिंग कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस का थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग रहा है प्रॉपर्टी लेने का? एक्चुअली दुबई को ना हम रियल एस्टेट का एक हब देखते हैं।
हाँ जी। उसी नोएडा के जो बिल्डर्स हैं, या आज हम बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स भी कहती हैं कि हम दुबई का रेप्लिका बनाएंगे नोएडा को। इससे पहले गुड़गांव को कहा जाता था, तो बॉम्बे भी कह रहा है फिर बॉम्बे भी तो। कहे जा रहे हैं। तो हम लोग पहले से अपने यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि दुबई बहुत शानदार है, हम भी दुबई जैसा यहाँ बनाएंगे। तो उससे दुबई आदमी ज़्यादा भागता है। अदरवाइज कोई किसी ने होटल बना लिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो एक अलग तरह की इन्वेस्टमेंट है। किसी ने श्रीलंका में कुछ खोल लिया, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन मार्केट को क्रिएट हो गई हो किसी दूसरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है अभी। तो अभी ऐसा नहीं है, नहीं। इतना वो मोनोपोली नहीं आ रही है बाहर के मार्केट की। ऐसी कोई मोनोपोली नहीं आ रही। फिर दूसरी बात, इंसान अपने देश में अपने आंखों के आसपास ही प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा पसंद करता है। अब तो थोड़ा बहुत कल्चर ये चला है कि लोग बाग हिल स्टेशन से प्रॉपर्टी या आउटसाइड स्टेशन लेने लगे। थोड़ा सा कल्चर अब आना स्टार्ट हुआ है। हाँ। अब से 5 साल पहले तो लोग इंडिया के ही, दिल्ली का बंदा गोवा प्रॉपर्टी लेना प्रेफर नहीं करता था। अब थोड़ा सा कल्चर आना चेंज हुआ है। उस पे मुझे लगता है ये इसका बड़ा कारण है कि बीएनबी पे चढ़ा के लोग रेंट बड़ा अच्छा ले रहे हैं एयरबीएनबी आज। बहुत बड़ा काम इसमें हाँ। किया। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आज के टाइम में ऐसा भी हो रहा है कि लोग बाहर ये जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं इन पे जगहें खरीद ली इन्होंने और उसके बाद बीएनबी पे चढ़ा दिया तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। यंगस्टर्स बहुत कर रहे हैं इस काम को। कारण क्या है? इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए कितनी है? 10 लाख 15 लाख। नोएडा सोचे, गुड़गांव सोचे, करोड़ रुपए से कम में कुछ आ नहीं रहा है। तो आज के टाइम में गोवा और आपका नैनीताल साइड भवाली आपने सुना होगा। तो भवाली में तो जगह नहीं मिलती, पर रामनगर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ 10 लाख 15 लाख रुपए का आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये कहाँ पे है रामनगर? रामनगर जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना अच्छा। होगा। तो जिम कॉर्बेट जंगल के पास में आपको 10 लाख 15 लाख रुपए के प्लॉट्स मिल जाते हैं। 10-5 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन करके बड़े आराम से वहाँ कॉटेजेस और आपका स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाते हैं। बड़े आराम से होम स्टे का आप एक लाइसेंस लो जो इजीली इंसान को मिल जाता है, और एयरबीएनबी पे डाल दो। आपको कोई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। एक बंदा छोड़ दो, 10,000 15,000 रुपये में होम टेकर मिल जाता है जो वहाँ क्लीनिंग, साफ सफाई और आपका किचन संभाल लेता है। और रेंटर्स बड़े शानदार आते हैं, खासकर टूरिस्ट उसमें। खास टूरिस्ट की वजह से ही है आपका इतनी। मुझे लगता है रामनगर से अच्छे रेंटल्स मैंने सुने ही नहीं कभी। आप कभी मेक माई ट्रिप पे जाके देखना, 22-22, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये के टैरिफ्स हैं वन डे के नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ के। कोई ब्रांड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बड़े सिंपल अशोका, ठीक है, कोई ब्रांड नहीं है। एक नॉर्मल 15 लोगों की टीम चला रही है, 14,000-15,000 रुपये ले रहा है। अनुपम 8,000 रुपये ले रहा है। आहाना 23,000 रुपये ले रहा है। प्रॉपर्टीज़ अच्छी बनानी है, कोई बड़े ब्रांड की जरूरत नहीं है कि मुझे ताज ही लेके आना है, मुझे हॉलीडे नहीं लेके आना है, उसकी जरूरत ही नहीं है वहाँ पे। और बहुत शानदार रेंटल्स आते हैं क्योंकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। एक तो नैनीताल के पास है, भवाली के पास है, तो लोग जब निकलते हैं 2-3 दिन की ट्रिप मार के आते हैं। और मुझे लगता है ऐसा है कि अगर गुड़गांव और नोएडा में आप प्रॉपर्टी खरीद के पीएनबी पे चढ़ा भी दो तो भी आपको इतने वो रिटर्न्स नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग काम करने के लिए आते हैं। जो काम करने आता है वो तो पूरा फिर फ्लैट ही लेगा रेंट पे, वो पूरा फ्लैट ही लेता है। वहाँ पे लेंगे आपके लिए अच्छे टाइम के लिए लोग टूरिस्ट। दूसरी बात है भी क्या, यहाँ पे तो आप रह रहे हो और रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम कहीं निकलते हैं ना, तो आज के टाइम में लोगों को एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है कि मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ देखनी है। मैं भी भुवन बम जो बीबी वाइन्स वाले हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पहाड़ों पे फाइंड करी जो कहीं है ही नहीं, एयरबीएनबी को छोड़ के। उसके व्यूज़ बड़े अलग हैं। और ऐसे ऐसे आप भी बहुत सारे एड्स देखते होंगे जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी मेक माई ट्रिप पे रजिस्टर्ड नहीं मिलेगी, किसी होटल के लाइसेंस पे नहीं है। एक होम स्टे ही बना हुआ है बेसिकली कि कोई पहाड़ी आदमी है, नीचे 3 लोग रहते हैं, एक कमरा पर रेंट पे दे रखा है, बट वो घर इतनी सुंदर लोकेशन के ऊपर है कि हर इंसान वहाँ रह के जाके रहना चाहता है। ये फैसिलिटीज़ भी हमें एयरबीएनबी नहीं दी, और रेंटल्स इनकम भी उससे बहुत अच्छी बन गई है। तो ये एयरबीएनबी जैसी जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि इंडिया में तो अभी ऐसा कोई है नहीं इनबिल्ट ऐप, तो एयरबीएनबी ये जितने भी बिल्डर्स हैं इनको ये डर नहीं सताता कि यार कोई तो बहुत ही सस्ते में क्या पता फ्लैट खरीद रहा हो और बीएनबी पे बहुत पैसे कमा रहा हो, तो वो तो फिर घाटे में जा रहे हो यहाँ पे। भाई ये कंपटीशन होना तो चाहिए। डर लगेगा जब भी अच्छे ब्रांड्स ला के देंगे, अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। कंपटीशन की जब फील होगी तभी तो कुछ अच्छा निकालेंगे। अच्छी लोकेशन से प्रॉपर्टी देख के लाएंगे, बेस्ट से बेस्ट चीज़ देंगे जी। और इसमें रेरा जो है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और उसके अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी अभी लेटेस्ट में नए बने हैं, तो ये बाइंग, सेलिंग या फिर रेंटिंग जो भी इसका साइकिल है, ये रेरा कैसे रेगुलेट करता है और एक कंज्यूमर को कैसे इसका बेनिफिट रहता है? देखो है क्या, 2014 से प्लानिंग होना स्टार्ट हुआ था रेरा का, और जब 2016 के अंदर आया तो मार्केट ने और अपोजिशन ने इसके खिलाफ बहुत सारी बातें की कि रेरा आ जाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। बट एक्चुअली क्यों नहीं था, इस पर ही बहुत बड़ा संशय है।
रियल एस्टेट अपना आप में एक सेक्टर है, मनी मार्केट अपना आप में एक सेक्टर है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है। कोई भी चीज़ जहाँ इंसान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्टॉक मार्केट है उससे भी बैठा हुआ है हर चीज़ देखने के लिए, आरबीआई बैठा हुआ है पूरी बैंकिंग चीज़ देखने के लिए, आपका LICs जितने भी इंश्योरेंस हैं उसके लिए अथॉरिटीज़ बना दी गई हैं। हमारे पास हर चीज़ की रेगुलेटर अथॉरिटी है, बट रियल एस्टेट सेक्टर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रेगुलेटर अथॉरिटी थी ही नहीं। तो 2016 के बाद ये आया, इसने हर एक छोटी चीज़ को मॉनिटर करना स्टार्ट करा है। और ये जो काम करता है सेफ गार्ड करने के लिए करता है इंटरेस्ट आपके कस्टमर्स का। इन्होंने आते ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई। पहले कोई ज़मीन का चक्कर पड़ता था तो हम सिंपल कोर्ट्स के अंदर जाते थे, 4 साल 5 साल 6 साल में जाकर केस सोल्व होता था। तब तक तो चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो जाया करती थी, तब तक गांव का प्रधान का कोई फैसला करवा दिया करता था, वहाँ से कोई चीज़ें होती ही नहीं थी। पर यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट आई, 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं। सेकंड चीज़, ये आपके बिल्डर को भी गार्ड करता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसीज़ के कारण या कोई मिस हैपनिंग हो सकती है बिल्डर के साथ भी, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना तो उन्होंने NCLT बना दी। NCLT बना दी, बहुत सारे फंड्स क्रिएट कर दिए गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स को भी बना के आगे ले जाते हैं। उससे इन्वेस्टर्स का फ़ायदा है और प्रोजेक्ट्स वालों को फ़ायदा है। अगर कोई इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट के अंदर फंसा हुआ है और वो कहाँ तक चक्कर काटेगा कोर्ट के, तो वहीं पे एक दूसरी कंपनी का टाइप किया जाता है। ए कंपनी नहीं बना पा रही, B कंपनी को प्रोजेक्ट दिया, थोड़ी फंडिंग गवर्नमेंट ने डाली, जो बची इन्वेंट्रीज थी उनसे अपना प्रॉफिट निकाल लिया, बचे लोगों को प्रॉपर्टीज दे दी। तो आप नोएडा में देखते होंगे JP था, अमरपाली था, पूरी तरीके से डूब गए थे। आज के टाइम में सबके फ्लैट्स मिल रहे हैं। JP कौन? JP बहुत बड़े बिल्डर थे। JP ग्रीन्स वाले, आप उनकी JP बात? ग्रीन्स का आपने नाम सुना होगा, JP विस्टाउन का नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े बिल्डर्स में से एक थे, आधा नोएडा उन्हीं का बसाया हुआ है। बट समहाउ जो भी उनके क्लैशेस रहे गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसीज़ के साथ, वो वहाँ पे बिल्डर इंसॉल्वेंसी में चला गया, कस्टमर्स को बहुत नुकसान हुआ। पर आज के टाइम में गवर्नमेंट ने सारे के सारे फ्लैट्स बना दिए और हर एक प्रॉपर्टीज़ के अंदर बिल्डर कमा के बैठा है और साथ में कस्टमर भी कमा के बैठा है। 2100 2200 2300 रुपये के लिए प्रॉपर्टी है, 14,000 15,000 रुपये ट्रेड कर रही है उनकी, या जो खरीदने वाला है, जो खरीदने वाला है। आपने 2500 रुपये के रेट पे इन्वेस्ट किया था, एक टाइम पे आपका ऐसा लगने लगा था कि मेरे 2500 रुपये गए, पर बीच में रेरा आया, रेरा ने सारी चीज़ें ठीक करी, चेक किया कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कतें नहीं थी, सेकंड बिल्डर ऐड किया, उस प्रॉपर्टी को दोबारा बनाया, उस 2500 वाले बायर से दोबारा कांटेक्ट किया कि भाई तेरे 50% पैसे मेरे पास आ रखे हैं, 50% तू और दे दो और अपना फ्लैट ले जा। जो ने 2500 रुपये के लिए रेट पे लिया था, 1250 जमा कर रखे थे, 1250 आज फिर दे दिए और आज फ्लैट्स को 10,000 रुपये रेट पे ट्रेड कर रहा है पर स्क्वायर फीट में। तो डबल के रेट पे कमा के बैठा हुआ है वो। तो किसी भी बायर को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये सब रेरा ने ही किया है। और इसमें मैं थोड़ा सा लग्जरी वाला जो सेगमेंट हम पहले डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग से पॉडकास्ट में, कि कैसे लोग हैं ऐसे जो खरीद रहे हैं ऐसे जगह है, तो उसमें मेरा ये मत कहता है कि लोग इतनी एक्सपेंसिव जगह या तो खरीद रहे हैं तो रेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क ऐसा बन जाएगा वहाँ पे, आप ऐसे लोगों के साथ उठेगे बैठेगे जो आपको आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे को आपसे पर्सनली जानना था, क्योंकि आप इतने बिल्डर्स के साथ बैठते हैं, कि ये जो नेटवर्किंग है वो कैसे रियल एस्टेट में कंट्रोल होती है और कैसे ये चीज़ें प्रोफेशनली कंट्रोल होती है? यार बहुत सिंपल है, एक बहुत फेमस सेइंग भी है इसके ऊपर, दैट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो जितने अच्छे लोगों के साथ आप बैठोगे तो आपकी मेंटालिटी चेंज होगी, काम करने का तरीका चेंज होगा, और फिर रिलेशंस ही है मार्केट के अंदर। एक इंसान मेरा इंडियन ऑयल में है, मेरी अप्रोचेज़ हैं, 2 काम इंडियन ऑयल करवा पाऊंगा। मैं रियल इस्टेट में हूँ तो मैं एक गुड फेथ के अंदर एक अच्छी रियल इस्टेट की जानकारी आपको टाइमली दे पाऊंगा कि आप ऐसे ना करो वैसे कर लो। तो सही इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, कैसी चीज़ हमें लेनी चाहिए, वो वहीं मिलेगी जहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क आपके पास होगा। और जितने अच्छी लग्जरी कोई प्रॉपर्टी लेगा, महंगी प्रॉपर्टी लेगा, तो कोई आम इंसान तो नहीं ले सकता, या तो वहाँ अच्छे पॉलिटिशियंस होंगे या किसी कंपनी का CEO बैठा हुआ होगा। अब उनसे हमारे रिलेशंस होंगे तो कहीं ना कहीं काम ही आएंगे। हो सकता है एक A CEO B CEO तीसरी कंपनी बना दे, तो स्कीम्स वहीं से निकल के आते हैं जहाँ मीटिंग्स होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को अगर ऑफिस के बाहर पर्सनली किसी जगह पे मिल रहे हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ऑफिशियली लोग भूल जाते हैं कई बार, पर्सनली कनेक्ट कर पाता है, अपनी चीज़ें एक्चुअल बता पाता है। जो एक हम मुखौटा पहन के जाते हैं ना, एक मास्क लगा के जाते हैं एक प्रोफेशनल मीटिंग का, उसका एक दायरा होता है कि मैं 4 बातें ही करनी, 6 बातें नहीं पूछनी है। बट जब पर्सनली रोज़ बैडमिंटन साथ में खेल रहे हैं तो बहुत सारी पर्सनल चीज़ें शेयर होती हैं, वहाँ से मुखौटा हट जाता है। फिर देख के लगता है इस कंपनी का CEO बड़ा नॉर्मल आदमी है, तो नॉर्मल लोगों की तरह ही बात करता है, तो मैं अपने अंदर के जो आइडियाज़ हैं ना वो शेयर कर सकता हूँ उसके साथ, जो मैं बहुत दिनों से डर रहा था। क्या पता मेरे आइडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल हो, बट मैं डर के कारण शेयर कर ही नहीं पा रहा किसी के साथ।
और वो आइडिया किसी को अच्छा लगे, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें मिल जाए। ये क्या पर्सनल चीज़ों से हाँ ही मिल पा रही है। क्या आपने कभी अपने ऐसे किसी क्लाइंट यूज़ केस में या ऐसे क्लाइंट के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि उन्होंने किसी ऐसी जगह पे फ्लैट लिया या घर लिया या ऑफिस का एड्रेस लिया और उनकी ऐसी इंटरेक्शन हो गई और उसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा रहा? नहीं, मैं तो खुद के लिए बताता हूँ। जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, हाँ। पहले मैं सेक्टर 2-3 के अंदर मेरा ऑफिस था, तो वहाँ पे रियल एस्टेट कंपनीज कम थी। अब जिस सेक्टर के अंदर मैं गया हूँ, मेरे आसपास ही 50 कंपनीज है रियल एस्टेट की। तो हम लोग रोज़ सुबह शाम लिफ्ट्स में इधर उधर मिलते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारे कोलोब्रेशन करके काम कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, उन्हें 35 इन्वेंट्रीज बेचनी है इस महीने, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। कहीं हमें टारगेट अचीव करवाना, वो हमारी हेल्प करते हैं। ये म्यूचुअल है, इस ये पे कुछ नहीं है ऐसा इसमें कि कुछ नहीं, म्यूचुअल है। जो उन्हें टारगेट मिला हुआ है, उससे जैसे उनकी स्लैब में परसेंटेज बढ़ेंगी, वो उनका अपना है। मुझे जो मेरा मिल रहा था, मुझे वही मेरा मिलना है, बट उनका तो कहीं काम हुआ, सिमिलरली वो मेरा भी 4 काम उस तरीके से करके देंगे। तो इसमें ये जो एक्सपेंसिव, जैसे आजकल तो कोवर्किंग स्पेसेस का ये काफ़ी निकला हुआ है ट्रेंड, तो कुछ एक्सपेंसिव कोवर्किंग स्पेसेस भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक वर्थ डिसीजन हो सकता है अगर आप सही लोगों के आसपास है, आपकी बिल्कुल फील्ड से जो है। ऐसा होता ही है। LIC का एजेंट आपको मिल जाए, मैं भी सेल्स में हूँ, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचता, बट अगर उसे मेरी प्रॉपर्टीज़ की समझ है, वो रोज़ मुझसे मिल रहा है, अब मैं उसे रोज़ अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो 4 जगह वो बताएगा मेरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो मेरी प्रॉपर्टीज़ बिकने में आसानी होगी। सिमिलरली जब मुझसे कोई इंसान पूछेगा, यार मुझे एक इंश्योरेंस लेना था, सबसे पहले मैं उसे कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। तो दोनों को फ़ायदे हो रहे हैं। बैक ऑफ माइंड में चीज़ें बैक ऑफ रहती माइंड है। चीज़ें रहती हैं और लोग पूछते ही हैं। मुझे लगता है हम किसी भी कल्चर में, कोई IT का बंदा है तो उससे इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई ना कोई पूछेगा ही, या रियल एस्टेट में कुछ लेना, तूने कुछ लिया था क्या, तू मुझे अपना एक्सपीरियंस बता दे। हमसे LICs के बारे में लोग पूछते हैं, डॉक्टर्स के बारे में लोग पूछते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ पे आज के टाइम में बहुत सारा गेम चलता है। लोग आज के टाइम में जो 5 स्टार रेटिंग्स मिली होती हैं साइट्स के ऊपर, उन पे कम बिलीव करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ का बहुत बड़ा गेम है। वेरी ट्रू। और इसमें अगर मैं यहाँ पे प्रताप भाई इसको कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करूँ, तो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है पूछने के लिए कि जैसे आपने खुद बताया कि आज के टाइम में यंग लोग भी कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं रियल एस्टेट जैसी चीज़ में, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आता है कि क्या मैं लैंड में पैसा अपना डालूँ या मैं किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा डालूँ? मेरे को जहाँ कहाँ से बढ़िया चीज़ निकल के आ सकती है देखो, फॉर वैसे तो फ्यूचर? रियल एस्टेट के अंदर भी एक बड़ी अच्छी कहावत है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। बट अच्छा। अर्थ से अच्छी इन्वेस्टमेंट तो कहीं है ही नहीं। अगर आपको कहीं भी कोई प्लॉट मिल जाए तो तुरंत पैसा डाल दो, बट प्लॉट की अवेलेबिलिटीज़ हर जगह नहीं हो सकती। बहुत बार आपकी पॉकेट उसे अलाउ नहीं करेगी। तो मेरी उन लोगों को सजेशन ये है कि आप लोग कमर्शियल के अंदर पैसा डालिए और एक अच्छे टाइम पे पैसा डालिए। आप रेडी टू मूव इन होने का वेट मत करिए, आप इनिशियल टाइम में पैसा लगाइए। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपको उस पेमेंट करने के लिए टाइम मिलेगा। 3 साल में प्रॉपर्टी रेडी होनी है, तो 3 साल आपको पेमेंट करने के मिल रहे हैं, तो ईजी आपकी एक प्रॉपर्टी मिल गई है। सेकंड चीज़, एक प्रॉपर्टी जो इनिशियल टाइम में अगर 5,000 रुपये के रेट क्या रखे ना, पोजीशन के टाइम में तो वो 10,000 पर स्क्वायर फीट के रेट की हो जाती है। अब रेंटल 100 रुपये ही आना है, आप 10,000 रुपये के रेट है बाई कर लो तब भी 100 रुपये कमाओगे, और 5,000 रुपये के रेट है बाई कर लो तब भी 100 रुपये कमाओगे। तो बेस्ट चीज़ है, एक तो आपकी पॉकेट अलाउ कर देगी, ईजिली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन 5,000 रुपये का आपने कमा लिया, और जहाँ आपको 1% की ROI मिल रही थी, वहाँ आपको 2% की ROI मिल गई मंथली। कमर्शियल से क्या आपका मतलब यहाँ पे मॉल्स या ऐसी जगह है या फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वाली हम बात कर रहे थे वो है? हम दोनों तरह की चीज़ देख सकते हैं। कमर्शियल्स में आपकी रिटेल्स आती हैं, फूड कोर्ट्स आते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जिस मूवी को आप देखने जाते हो उसकी सीटें ही बिकती है। हाँ अब तो पूरा रियल एस्टेट ही हो पूरा गया। रियल एस्टेट हो गया। आपके कोवर्किंग स्पेस के अंदर सीटें बिकती हैं। आप पूरा ऑफिस ना लेके आप 4 सीटें ले सकते हैं। उन्हें रिगस हो गया, कोवर्क स्पेस की बहुत सारी कंपनी है रिगस जैसी, वे लोग हैंडल करते हैं। आप दुकान ले सकते हैं, आप ऑफिस स्पेस पूरी की पूरी चीज़ ले सकते हैं। आप ऐसे स्टूडियोज़ ले सकते हैं आज के टाइम में। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। छोटी पॉकेट है तो आपको गोवा के अंदर, रामनगर के अंदर, या ऐसे ही अच्छा, या गोवा में धुलेरा भी के ले अंदर, सकते हैं? गोवा के अंदर आप प्लॉट्स ले सकते हैं। बड़े सस्ते प्लॉट्स मिलते हैं आपको वहाँ की। बड़े आसानी तरीके से आप लाइसेंस ले सकते हो चीज़ें बनाने के। वहाँ के गांव का प्रधान उस चीज़ों को, सब चीज़ों को देखता है। नियर बाय अथॉरिटी से जाके मिलो, 143 कराओ, जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग जाके लो, तो बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो लैंड इतना अप्रिशिएबल नहीं होगा ओवरऑल? लैंड अगर आपका पॉकेट साइज अच्छा है तो लैंड के लिए कुछ सोचना ही नहीं। पर अगर नहीं है तो फिर सेकेंडरी आप कमर्शियल की तरफ जाओ। रेजिडेंशियल आप हमेशा रखो सिर्फ एंड यूज पर्पज से, क्योंकि रेजिडेंशियल के अंदर उतनी ROI नहीं है मंथली।
ठीक है प्रताप भाई, यही थी मेरी तरफ से सारी चीज़ें। आई होप आपको मज़ा आया हो इस बहुत पॉडकास्ट मजा आया, में। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर सो मेनी इंसाइट्स। मेरे ख्याल से यही चीज़ मैं किसी और को भी बता रहा था कि रियल एस्टेट में यूजुअली लोग जो होते हैं जिनको काफ़ी टाइम हो जाता है या फिर बिजनेस में ही काफ़ी टाइम हो जाता है, कंफर्टेबल नहीं होते इतना बताने में इतनी चीज़ें। फिर भी आपने काफ़ी सारी इंसाइट्स बताई यहाँ पे। मुझे लगता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको लोगों को बतानी चाहिए। ये भी एक कहावत थी ना कि नॉलेज बताने से बढ़ती है, घटती नहीं है। तो आपको शेयर करनी चाहिए, इंटरेक्शंस मानते नहीं है करने बस चाहिए। लोग। वो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे साथ में नॉलेज को, मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ देनी चाहिए। हाँ। थैंक यू सो मच प्रताप थैंक यू भाई सो इतनी मच। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच।